एक लड़की होती है, वो अपनी घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती हैं, जिसके बाद सबसे पहले अपनी बड़ी बहन की शादी करवाती हैं, उसके बाद अपनी छोटी बहन की भी शादी करवाती हैं और इसके बाद अपने छोटे भाई की भी शादी करने की वो तैयारियां कर रही होती हैं। इसी बीच जब उसे पैसे की कम पड़ जाती हैं तो वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी को फ़ोन करती है। उससे कहती हैं कि मुझे कुछ 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगर आप मुझे दे देते हैं तो मेरे छोटे भाई की शादी है और उस शादी के लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। आखिरकार वो लड़का उस बात को हाँ भर लेता है। वो कहता है कि तुम्हें 3 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन मेरी कुछ ऐसी शर्त है जिसके बाद तुम्हें मेरे ऑफिस के अंदर आना होगा और तुम्हारे मेरे साथ कुछ ऐसा करना होगा। जिसके बाद वो लड़की मजबूरन उस ऑफिस के अंदर चली जाती हैं और यहीं से एक कहानी की शुरुआत होती है जो कि आज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। आखिर उस महिला के साथ उस ऑफिस के अंदर क्या हुआ था, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है आगरा और यहीं पर एक थाना लगता है ट्रांस यमुना कॉलोनी और यहीं पर छोटा सा एक एरिया होता है जिस एरिया का नाम पार्वती बिहार होता है। यहीं के रहने वाले अशोक शर्मा उनकी रिटायरमेंट हो जाती हैं, यानी वो रेलवे में कार्य के पद पर होते हैं। जिसके बाद उनकी उम्र के हिसाब से उनका वहाँ से रिटायरमेंट हो जाता है तो वो एक कोल्ड बर्फ़ की फैक्ट्री के अंदर मैनेजर के पद पर काम पर लग जाते हैं। अब इसी तरीके से उनकी 3 लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। सबसे बड़ी लड़की का नाम पिंकी शर्मा होता है और दूसरी बीच वाली लड़की का नाम मिंकी शर्मा होता है और तीसरी सबसे छोटी लड़की होती है, उसका नाम रिंकी शर्मा होता है। सबसे छोटा लड़का जिसका नाम दीपक शर्मा होता है। मिंकी शर्मा जो बीच वाली लड़की होती है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ी एक एजेंसी होती है, उसमें HR के पद पर वो काम कर रही होती है, लेकिन वो घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठा लेती है अपने पिता की उम्र होने के बाद। वो कहती है कि हमारे घर में जो भी काम होंगे, किसी तरीके के काम होंगे, वो सब कुछ मैं ही करूँगी और जितने पैसे लगेंगे उसकी जवाबदारी सारी मेरी होगी। आखिरकार सबसे पहले पिंकी शर्मा की वो शादी करवा लेती हैं। जिसके बाद खुद की शादी का समय आता है तो वो अपने पिता से कहती हैं कि अभी फ़िलहाल मैं शादी नहीं करूँगी, सबसे पहले मैं छोटी बहन की रिंकी की शर्मा की शादी करने वाली हूँ। तो वो रिंकी शर्मा की भी शादी करवा देती है और इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। रिंकी शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ी एक एजेंसी के अंदर HR के पद पर काम कर रही होती हैं। वो फील्ड के अंदर काम कर रही होती हैं, लेकिन उसी कंपनी के अंदर एक विनय राजपूत नाम का लड़का होता है जो कि आगरा ट्रांस यमुना ब्लॉक C के अंदर का रहने वाला होता है। उनके पिता अनार सिंह जो कि विकास अधिकारी होते हैं, उनका भी जो है रिटायरमेंट हो जाता है। उस कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर वो काम कर रहा होता है। आखिरकार मिंकी शर्मा फील्ड पर काम करती हैं, विनय राजपूत एक कंप्यूटर के ऊपर यानी ऑपरेटर का काम कर रहा होता है। दोनों की आपस में एक दूसरे के बाद कभी कभार बात होती थी, लेकिन जब भी वक्त मिलता था विनय राजपूत को तो मिंकी शर्मा के साथ फील्ड पर काम पर जाया करता था और इसी को लेकर एक दूसरे के साथ दोस्ती बन जाती है। ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगती है। मिंकी शर्मा और विनय राजपूत दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। जब अब अलग अलग जगहों पर अब वो मिलने भी लगते हैं और अलग अलग जगहों पर संबंध भी बनाते हैं। इसी तरीके से इनका सिलसिला चल रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ पूरे 4 साल बीत जाते हैं। इन दोनों का प्रेम प्रसंग इसी तरीके से चल रहा था, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होती है। लेकिन एक दिन विनय राजपूत मिंकी शर्मा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हर हाल में मैं तुमसे शादी करूँगा। आखिरकार तुम्हारे बारे में मैंने अपने घर परिवार वालों को भी जानकारी दे दिया हूँ, मेरे घर परिवार वाले इस बात को मान चुके हैं। तो यहाँ पर मिंकी शर्मा कहती हैं कि तुम अलग जाति के, मैं अलग जाति के, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शादी जैसे ही मेरे घर परिवार वाले जिधर भी मेरी करवाएंगे मैं वहीं पर करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहती हूँ और आगे के टाइम में देखूँगी, अगर मेरा मन करेंगे, मेरे घर परिवार वाले मानेंगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी, लेकिन अभी तुम्हें मैं पक्का नहीं बोल सकती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगी। जब इस तरीके की बातें होती हैं तो आखिरकार मिंकी शर्मा विनय राजपूत से अब दूरियां बनाने की कोशिश करती हैं। जब उसका कभी कभार मन होता है तो मिंकी शर्मा विनय राजपूत के साथ बातचीत कर लिया करती है। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ मिंकी शर्मा का जो छोटा भाई होता है दीपक शर्मा, आखिरकार उसकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है, यानी कि 6 जनवरी 2026 की डेट जो है फिक्स हो जाती है दीपक की शादी की। इसी को लेकर मिंकी शर्मा अब घर की तैयारियां करने लग जाती हैं। वो पत्रिका छपवाती हैं, जिसके बाद खुद अपने हाथों से जो अलग अलग जगहों पर पत्रिका बांट रही होती हैं। और फिर एक दिन जब उसे समय मिलता है तो वो संजय पैलेस के अंदर अपनी बाइक की शॉपिंग की खरीदारी करने के लिए जा रही होती हैं। तो उससे पहले वो विनय राजपूत से फ़ोन करती है और फ़ोन पर वो कहती हैं कि मैं अभी मेरे भाई की शादी की शॉपिंग के लिए मैं संजय पैलेस जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे 3 लाख अगर रुपए मिल जाते हैं तो मैं अपनी बाइक की शॉपिंग अच्छी खासी कर लूँगी।
आखिरकार विनय राजपूत कहता है कि तुम्हें 3 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे ऑफिस के अंदर आना होगा। आखिरकार वो अब उसके ऑफिस में जाती हैं, जिसके बाद उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाने के बाद जो है पिंकी शर्मा वहाँ से स्कूटी लेकर सीधे संजय मॉल के अंदर शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद शाम का वक्त होता है, 6 बजे के आसपास का वक्त होता है। पिंकी शर्मा के पिता जब उसका वेट कर रहे हैं, जब उसे फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ जाता है। जिसके बाद रात के 11 बजे के आसपास का वक्त होता है, जब पिंकी शर्मा घर पर नहीं आती हैं तो उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अशोक शर्मा भी जो है इधर इधर अपनी लड़की की ढूंढने की कोशिश करते हैं, इधर इधर पूछताछ करते हैं, तो उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। आखिरकार दीपक जो है विनय राजपूत को फ़ोन करता है। वो कहता है कि भैया मेरी बहन घर पर नहीं आई है, उसे काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं उसे अता पता नहीं चल रहा है। आखिरकार विनय राजपूत कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। जिसके बाद विनय राजपूत भी अशोक शर्मा यानी मिंकी के घर पर आ जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम एक काम करो, पुलिस थाने चलो और उसके खिलाफ जो है गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। विनय राजपूत मिंकी के परिवार वालों को लेकर जो है ट्रांस यमुना कॉलोनी में एक थाना होता है, वहीं पर लेकर जाता है। जिसके बाद मिंकी शर्मा की जो है गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं। जिसके बाद पुलिस भी उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कहीं पे भी अता पता नहीं चल रहा है। तो आखिरकार रात का 1 बज जाता है और 1 बजे के आसपास कुछ लोग जो है वहाँ से गुजरे होते हैं। 24 जनवरी 2026 का दिन होता है। जवाहर पुल के आसपास जब ऊपर से कुछ लोग गुजरे होते हैं तो वहाँ पर बोरे में भरी हुई एक लाश दिखाई देती है। जिसके बाद वहाँ के लोग नज़दीकी थाने के अंदर ट्रांस यमुना कॉलोनी के अंदर फ़ोन कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ की पुलिस उस मौका वारदात पर पहुँच जाती है। जिसके बाद उस बोरे को खोलकर देखती हैं तो उसके अंदर एक महिला का शव होता है, जिसके ऊपर बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते हैं। और पुलिस उस डेड बॉडी की जब शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है कि उसका सर तो है ही नहीं। जब उसका सर नहीं है, बदन पर कपड़े नहीं है, तो आखिरकार उसकी पहचान किस तरीके से की जाए। आखिरकार उस घर परिवार वालों को सभी को बुलाए जाते हैं, आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही उसके घर परिवार वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं तो उसकी पहचान कर लेते हैं कि ये तो डेड बॉडी आखिरकार मेरी बेटी मिंकी शर्मा की है। दीपक भी कहता है कि ये तो मेरी दीदी की है, और इसी बात से पुलिस को पता लग जाता है। आखिरकार पुलिस उसकी तहकीकात करने लग जाती है, इसकी जांच पड़ताल करने लगती है। तो पुलिस को पहले तो उसका सर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी बात का कहीं पे भी अता पता नहीं लगता है। आखिरकार उस डेड बॉडी को कब्जे में करके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। जिसके बाद उस डेड बॉडी को मिंकी शर्मा के घर पर परिवार वालों को सौंप दी जाती है। लेकिन घर परिवार वाले अब ये कह रहे होते हैं कि इसके बिना सर के हम अंतिम संस्कार किस तरीके से करवाएंगे, हमें इनका सर चाहिए और सर आएगा तभी इनका अंतिम संस्कार करवाएंगे। आखिरकार पुलिस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि अगर इनका सर ढूंढ कर नहीं दिया गया टाइम पे तो इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। पुलिस अपनी टीम बनाती है। टीम बनाने के बाद थाना प्रभारी जो कि सत्य शेष मणि उपाध्याय होते हैं, वो अपनी एक टीम बनाते हैं और 100 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को जो है अलग अलग सीसीटीवी कैमरे के ऊपर बिठा देते हैं। जिसके बाद पुलिस हर एंगल से सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश करती है। तो पुलिस को आखिरकार पता चलता है कि ट्रांसमीटर यमुना कॉलोनी में ब्लॉक सी के अंदर आसपास से मतलब उसी ऑफिस के बाहर यानी एक स्कूटी रात के समय में एक व्यक्ति लेकर जाता है, जिसके आगे बोरे में भरा हुआ कुछ सामान होता है और इसके पीछे एक बैग टंगी हुई होती है। जैसे ही इस बात का पता लगता है तो दीपक को बुलाकर जब उसे पूछताछ करते हैं कि क्या तुम इस लड़के को जानते हैं, तो दीपक कहता है ये तो विनय राजपूत है, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये हमारे घर पर कभी कभार आया करता है, मेरी बहन जिस कंपनी में काम करती है ये भी वहीं पर काम करता है। तो वहाँ पर पुलिस कहती है कि तुम एक काम करो, इस विनय राजपूत को जो है तुम किसी बहाने से अपने पास बुला लो, फिर हमें इसे जो है गिरफ्तार करेंगे, इसके बाद इससे पूछताछ करेंगे। आखिरकार दीपक शर्मा जो है विनय राजपूत को फ़ोन करता है। वो कहता है कि मुझे काफ़ी अर्जेंट काम है, मुझे अभी से अभी का अभी मिलो। विनय राजपूत कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी मिलने के लिए आ रहा हूँ। वैसे ही विनय राजपूत दीपक शर्मा के पास आकर बातचीत करने लगता है तो वहाँ पर सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस खड़ी होती है। तुरंत विनय राजपूत को गिरफ्तार करती हैं, जिसके बाद थाने में लाती है और थाने में लाने के बाद जब उससे पूछताछ करने लगती हैं तो विनय राजपूत कहता है कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो अपने ऑफिस के ऊपर काम कर रहा होता हूँ। आखिरकार पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे से एक वीडियो निकाल कर जब उसके सामने रखती है तो आखिरकार विनय राजपूत टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। विनय राजपूत कहता है कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूं, मिंकी शर्मा के साथ मेरी जान पहचान हो जाती है और कब हम दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है।
इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीतता है, 4 साल के ऊपर हो जाता है। मैं एक दिन मिंकी शर्मा से कहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और आगे की ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो मिंकी शर्मा इधर इधर भटकाने की बात कर रही थी और मुझे बार बार कहती थी कि मैं देखूँगी, आगे सोचूंगी। इस तरीके से वो बात कर रही थी, तो मैं भी उसके साथ समय बिता रहा था, समय ले रहा था कि आखिरकार पिंकी मान जाएगी और मानने के बाद मेरे से शादी भी कर लेगी। और इस बात की जानकारी जब मैं अपने परिवार वालों को भी देता हूँ तो मेरे परिवार वाले भी मान जाते हैं और वो भी हाँ बोल लेते हैं कि अगर तुमसे मेरे साथ मिंकी शादी करना चाहती है तो तुम मुझसे शादी कर सकते हैं। आखिरकार मैं मिंकी को समझाता रहा, लेकिन मिंकी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। मिंकी एक दिन क्या करती है कि मुझसे दूरियां बनाने लगती हैं। जब उसका मन होता है कभी कभार, तभी मेरे से वो फ़ोन पर बातचीत किया करती थी। लेकिन मैं मिंकी का पीछा करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मिंकी अब किसी और लड़के के साथ बातचीत कर रही है। तो ये मुझे बात हजम नहीं होती है, बल्कि इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। और इसके बाद पिंकी को जो है मैं इस दुनिया से हटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं समय का मौका देखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसी समय दीपक की शादी 6 फरवरी 2026 के दिन तय हो जाती है। तो यहाँ पर वो कार्ड बांटने के लिए और साथ में मैं शॉपिंग से जाने के लिए, यानी संजय पैलेस के अंदर मिंकी शॉपिंग करना चाहती थी। वो मुझसे पैसा मांगती है, तो मैं उससे बांटने के जरिए मैं उसे अपने ऑफिस पर बुला लेता हूँ। मैं उसके सामने एक शर्त रखता हूँ कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपये तो दे दूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऑफिस पर आकर मुझसे मिलना होगा। आखिरकार मजबूरन मिंकी शर्मा उसके ऑफिस पर जाती हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में आपस में बातचीत होती है। वहीं पर विनय राजपूत उसके कपड़े खोलता है, जिसके बाद उसके बाद संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के साथ ही उससे पहले बातचीत करने लगता है। विनय राजपूत जैसे ही संबंध बना रहा होता है, उसी वक्त कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं। तो पिंकी शर्मा कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मेरे परिवार वाले जहाँ भी मेरी शादी करेंगे मैं वहीं पर शादी करूँगी। षड्यंत्र के अनुसार विनय राजपूत अपना चाकू निकालता है, जिसके बाद 8 से 9 बार उसके ऊपर वार कर देता है। उसकी गर्दन काट कर अलग कर देता है, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी एक बोरे में भरता है और उसकी जो सर होता है वो अपने पीछे बैग में भरकर स्कूटी में बैठकर वो एक जगह पर फेंकने के लिए जाता है। वो यमुना नदी में फेंकना चाहता था, लेकिन एक वाहन आता है और वाहन से वो भटकने की वजह से उसकी बाइक से जो है बोरा गिर जाता है। जिसके बाद उस बोरे को उठाकर जब वाइफ स्कूटी पे रखना चाहता था तो वो वजन को उठा नहीं पाता और वहाँ से कुछ लोग गुजरे होते हैं, तो वो बोरे को वहीं पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है और उस बैग में भरा हुआ जो उसका मुँह होता है वो एक नाले के अंदर फेंक देता है और फेंकने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन रात के 1 बजे के आसपास कुछ लोग वहाँ से गुजरे होते हैं, उनको पता चलता है और जैसे इसकी जानकारी पुलिस वालों को देते हैं तो पुलिस इस कहानी को CCTV के जरिए पूरे 12 घंटे के अंदर जो है मुजरिम को गिरफ्तार करके आखिर थाने में लेकर उससे पूछताछ कर लेती हैं और उसके ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज कर लेती हैं। जिसके बाद पुलिस का कहना है कि उसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजना होगा। क्या वो व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए या फिर उसे फांसी की सज़ा होना चाहिए? अपनी राय अपनी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से देना। इसी तरीके की क्राइम की कहानी हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल की सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। आज मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि गला मेरा अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। 2 दिन से मैं दवाई ले रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे आराम नहीं हुआ है। लेकिन मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं, मेरी आवाज़ बराबर नहीं आ रही है। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।